Hello students, my name is Surbhi Tiwari and you are watching StartUp Academy where you can learn today and lead tomorrow. आज का ये जो वीडियो है इसमें हम पढ़ने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट 2। पार्ट 1 क्या ऑलरेडी कंप्लीटेड है? तो जी हाँ, ऑलरेडी कंप्लीटेड है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। पार्ट 1 में हमने कंप्लीट किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर, और आज का ये जो वीडियो है जो कि है पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज। अब हम स्फेरिकल लेंसेज के बारे में पढ़े और वो कैसे लाइट को रिफ्रैक्ट करते हैं, उससे पहले ये ज़रूरी है कि हमें रिफ्रैक्शन ये वर्ड जो है इसका मतलब समझ में आ जाए। जब हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था तो रिफ्लेक्शन का क्या मतलब था कि जब भी कोई लाइट रे एक ही मीडियम में अगर होती है और एक ही मीडियम में किसी सरफेस से टकरा करके बाउंस बैक होती है तो इस फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो रिफ्रैक्शन क्या वर्ड है? तो रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो वो थोड़ा सा हमें बेंड नज़र आती है। इसका मतलब क्या? इसका कोई एग्जाम्पल है क्या? तो जी हाँ, एग्जाम्पल है ना। जैसे कि आपके पास अगर एक ग्लास है, ठीक है, एक आपको ग्लास का रखा हुआ है आपके पास और उसमें हाफ फिल्ड वाटर है, आप उसमें पेन को इस तरह से इमर्ज करते हैं तो आपको कैसा दिखाई देता है? वो आपको थोड़ा सा बेंड दिखाई देता है, या फिर हम कहें कि ऐसा लगता है कि वो ब्रेक हो गया है, लेकिन जब आप उसे बाहर निकालते हो तो वो सेम दिखाई देता है। इसी तरीके से अगर बकेट है पानी का भरा हुआ, तो उसमें अगर आपने कोई कॉइन डाला हुआ है तो आपको ऐसा लगता है कि वो कॉइन ऊपर की तरफ है और जो बकेट की सरफेस है वो भी आपको ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। सिमिलरली टैंक जो होता है पानी का, उसका भी हमें सरफेस लगता है, या पूल का सरफेस भी ऐसा लगता है कि वो काफ़ी ऊपर है बट एक्चुअल में वो गहरा होता है। ठीक है, मतलब उसकी डेप्थ ज़्यादा होती है पर कैसी अपीयर होती है कि वो रेज्ड है, ऊपर की तरफ है। ठीक है ना। और क्या एग्जांपल्स हैं? तो जब आप अगर न्यूज़पेपर है और न्यूज़पेपर के ऊपर अगर आप कोई ग्लास का स्लैब रख देते हैं तो आपको वो कैसा दिखाई देता है? आपको वो ऐसा दिखाई देता है जैसे कि जो लेटर्स है वो ऊपर की तरफ उठ गए हों, रेज्ड अप हो चुके हैं, है ना। तो ये सभी किसके कारण होता है? तो ये होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, जिसके कारण जब लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है। ठीक है, बेंड हो जाने का क्या मतलब है? तो देखिए कि बेंड होने की वजह से हमें यहाँ पे ये जो पेंसिल है वो कैसी दिखाई दे रही है? जैसे बीच में से ब्रेक हो गई हो। ठीक है, अब मीडियम का क्या मतलब है? तो जैसा मैं आपको हमारे पिछले वीडियो में समझा चुकी हूँ, मीडियम मतलब एयर, वैक्यूम, ग्लास, वाटर, ये सभी अलग अलग मीडियम है। ठीक है, रिफ्लेक्शन के केस में लाइट रे जब वैक्यूम से आती है, मतलब एयर से आती है और किसी सरफेस पे पड़ती है तो वो उसी मीडियम में वापस जाती है, तो रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वो एंटर करती है। तो एंटर किस किस में कर सकती है? तो एंटर वो करेगी ग्लास में, वाटर में। ठीक है, तो ये डिफरेंट मीडियम है ना। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, यहाँ हम कहें कि जब वो रेयर से किसी डेंसर मीडियम में जाती है, रेयर मीडियम क्या हो गया और डेंसर मीडियम क्या हो गया? तो रेयर मीडियम वो होता है जहाँ पे लाइट की वेलोसिटी सेम हो या ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू डेंसर, और डेंसर वो होता है कि रेयर के कंपैरिजन में लाइट की वेलोसिटी हो कम। अब लाइट की वेलोसिटी क्या होती है? तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि किस में होती है? वैक्यूम में। ठीक है, एयर में भी लगभग इसी के बराबर होती है, थोड़ा सा माइनर ये कम होती है लेकिन वो निग्लेजिबल हो सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि 3 × 8 मीटर पर सेकेंड जो है ये वैक्यूम और एयर में होती है। तो जब ये वैक्यूम से एयर में आकर के, एयर में मतलब मान लीजिए अगर आपकी लाइट रे है और वो किसी ग्लास में जाएगी तो ग्लास कैसा मीडियम हो जाएगा? उसके लिए डेंसर मीडियम हो जाएगा। कैसा होगा? डेंसर मीडियम है, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो जब रेयर से डेंसर में आएगी तो वहाँ पे हो जाती है उसकी स्पीड कम, जिसके कारण ये जो रिफ्लेक्शन, जिसका जो रिफ्रैक्शन का इफेक्ट है वो आपको कैसा दिखाई देता है लाइट का? कि जो लाइट की जो रे है, जो इंसिडेंट रे है, वो आपको हल्की सी बेंड दिखाई देती है, मतलब अपने रास्ते से थोड़ा सा ये भटक जाती है। ठीक है ना, ऐसा हमें ये नज़र आता है। और इसी इफेक्ट के कारण हमें कभी लेटर जो है वो ऊपर दिखाई देते हैं, पूल का जो सरफेस है वो भी ऊपर दिखाई देता है, और ये जो ग्लास में आपने पेंसिल डाल के रखा हुआ है वो भी आपको बेंड या फिर थोड़ा सा ब्रेक दिखाई देता है।
ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? सो द बेंडिंग ऑफ द रे ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन सिंपल है, बेंडिंग ऑफ लाइट को ही हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। इट इज ड्यू टू द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये किसकी वजह से होता है? ये होता है वेलोसिटी, लाइट की जो वेलोसिटी है उसके चेंज होने के कारण। और लाइट की वेलोसिटी कब चेंज होती है? तो लाइट की वेलोसिटी चेंज होती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, ठीक है। सो व्हाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ठीक है, एक मीडियम से जब दूसरे में जाएगी तो कम हो जाएगी, और कम कब होगी? जब रेयर से डेंसर में जाएगी, और डेंसर से रेयर में जाएगी तब क्या होगा? तब वापस उसकी स्पीड अगर जैसे रेयर में थी और फिर डेंसर में गई तो जितनी रेयर में थी डेंसर से निकलने के बाद उतनी ही हो जाएगी, ठीक है। सो द वेलोसिटी इज लेस इन डेंसर मीडियम। ये आपको बात याद रखनी है कि डेंसर मीडियम में जो वेलोसिटी होती है लाइट की वो कम हो जाती है। चलिए, तो यहाँ तक तो हम समझ गए। अब जैसे कि हमें क्या, अगर हम देखें साइंस की अगर अपन बात करें तो हर चीज़ को हमें प्रॉपर तरीके से स्टडी करना होता है। तो हमने क्या किया, जैसा हमारा एग्जाम्पल था कि जो वाटर में हमारी पेंसिल थी उसको हमने यहाँ पर थ्योरेटिकली समझ के देखा। तो देखिए, जब पेंसिल को आप इस तरह से पानी के अंदर रखते हो तो वो कैसी दिखाई देती है? आपको थोड़ी सी बेंड दिखाई देती है, ठीक है। अब कैसे पता करें कि ये किस तरफ बेंड होगी, ठीक है ना? तो भाई जब ये रेयर से, ठीक है, डेंसर मीडियम में जाती है, ठीक है, जब ये रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट होती है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है ना। और जब डेंसर से रेयर में जाएगी, कहाँ से जाएगी? टुवर्ड्स नॉर्मल। अब ये नॉर्मल क्या है अभी बताते हैं, बस ये पॉइंट आपको थोड़ा सा याद रखना है। और फिर अगर ये डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ देखिए कि ये है मेरी पेंसिल, ठीक है। अब आप याद करिए नॉर्मल कहाँ ड्रॉ किया था? तो आपने रिफ्लेक्शन वाले केस में नॉर्मल ड्रॉ किया था। ये सरफेस थी, यहाँ पे इंसिडेंट रे आ रही थी, यहाँ से रिफ्लेक्टेड रेज आ रही थी, और बीच में क्या था? आपका नॉर्मल था, ठीक है। इसी तरीके से ये क्या है? इंसिडेंट रे है। पेंसिल को अगर अपन कंपैरिजन करके चलें, ठीक है, तो ये क्या हो गया? अपना आई, है ना। अब वो रिफ्रैक्ट कहाँ से होगी? तो रिफ्रैक्ट तो वो नीचे से होगी, लेकिन हमें पता है कि इंसिडेंट से हम क्या कर सकते हैं? एक सरफेस पे, अगर मान लीजिए ये आपकी ये सरफेस है, ठीक है, तो इस पर अपन एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक। तो ये कहाँ पर होगी? आपकी टुवर्ड्स नॉर्मल। अब इस चीज़ को देखिए और बेहतर समझने के लिए कि कैसे नॉर्मल की तरफ जा रही है, बेंड हो रही है, हम क्या करते हैं? हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसको हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि पेंसिल को हम इस तरह से डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक, इसको सिर्फ समझा जा सकता है कि देखिए पेंसिल जो है वो आपको बेंड दिखाई दे रही है, कैसे दिखाई दे रही है। तो चलिए इसको अपन एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हम देखिए क्या किया, हमने एक ग्लास का स्लैब लिया और जब अपन उस पर लाइट रे इंसिडेंट की तो क्या हुआ कि ग्लास के ऊपर से अभी अगर आप देखोगे तो वो आपको बैंड दिखाई देगी और यहाँ से आपको उसका रास्ता अलग दिखेगा। एक्चुअल में होना क्या चाहिए था कि अगर लाइट रे यहाँ से आ रही है तो वो इस तरह से सीधी सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या कि वो बैंड हो गई और बैंड होने के बाद बाहर कहाँ से निकल रही है, अलग ही डायरेक्शन हो गई है उसकी। तो इस चीज़ को थ्योरेटिकली करने के लिए हमने क्या किया, इस ग्लास स्लैब के चारों तरफ हमने मार्किंग कर दी, ठीक है, ABCD, ठीक है। अब एक लाइन ड्रॉ करी और लाइन ड्रॉ करें या फिर अगर आपके पास लेज़र लाइट है तो आप उसकी मदद से भी कर सकते हो। जहाँ से भी लेज़र लाइट को आप इंसिडेंट कर रहे हो उस पर 2 पॉइंट पर इस तरह से पिन मार्क कर दीजिए, ठीक है, एक यहाँ और एक यहाँ। अब आपको क्या करना है कि जो ग्लास स्लैब है आपका उसके बिल्कुल बीच में से आप देखोगे, ठीक है, तो आपको ये एक सीधी लाइन दिखेगी, ठीक है, और वो आपको इधर आती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपको लाइन दिख रही है तो आप क्या कर दीजिए, उस सीधी लाइन पर 2 और मार्क कर दीजिए पिन, ठीक। लेकिन जैसे ही आप उठेंगे और अगर इसको हटाएंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप देखोगे कि इन दोनों को मिलाने पर, ठीक है, कैसी रे ऑफ लाइट बन रही है, कुछ ऐसी, ठीक है, मतलब बैंड आपको दिखाई देगी। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि जब भी आपकी जो लाइट रे है वो एक रेयर मीडियम से
डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो डेंसर मीडियम में वो क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है, ठीक है। और फिर डेंसर से रेयर में जाएगी तो फिर अगेन बैंड हो जाएगी। तो इसके कारण क्या होता है, हमारी जो लाइट रे हमें स्ट्रेट नज़र आनी चाहिए थी वो थोड़ी सी बैंड हो जाती है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, इंसिडेंट रे क्या है आपकी EF, ठीक है, इस पर हमने यहाँ इसको EO मान ले, इस पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है, ये या फिर अकॉर्डिंग टू दिस प्रैक्टिकल हमने ये पाया कि जो लाइट रे है, ठीक है, इंसिडेंट रे जब आपके एक मीडियम से डेंसर में, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होती है, ये टूवर्ड्स नॉर्मल। अब नॉर्मल कहाँ है, ये देखिए ये, और ये बैंड कहाँ हो रही है, जाना चाहिए था उसको सीधा, लेकिन कहाँ बैंड हो गई, यहाँ बैंड हो जाती है, ठीक है। तो टूवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो जाती है, ठीक। और फिर हमने क्या किया कि यहाँ से बाहर निकलनी थी, हमने यहाँ पर भी क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है। तो फिर आप देखिए कि किस तरफ जा रही है लाइट रे, आपके अवे फ्रॉम, ठीक है। तो जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल ये बैंड होती है, और जब डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये देखो, ये आपका नॉर्मल था, लेकिन लाइट रे कहाँ हो गई है, इधर चली गई है, इससे दूर भागने लग जाती है। समझ में आई बात? तो इस तरह से हमने इसको डिज़ाइन करके देखा तो हमें ये पता चला जो लाइट रे है ये बेंड होती है, जिसको एक्चुअल में सीधा जाना चाहिए था बट वो इस तरह से जा रही है। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, अगर हम इंसिडेंस एंगल और हमारा जो एमर्जेंस एंगल है, ठीक है, अब एमर्जेंस एंगल क्या होता है, तो ये जो रे जब आपकी बैंड होने के बाद एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगेन पास होती है, तो ये जो रे ऑफ लाइट आपको दिख रही है इसको हम कहते हैं इमर्जेंट रे। और ये एंगल जो बनाती है, जैसे एंगल बना रही है R2, तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है, दैट इज साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, वो कांस्टेंट के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या समझा, ग्लास स्लैब के एप्लीकेशन से हमने ये समझा कि ये जो हमारी लाइट रे है जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, M1 से M2 में जाती है, तो क्या होती है, तो ये हो जाती है बैंड। अब ये बैंड कैसी होती है, तो बैंड ऐसे होती है कि अगर ये रेयर से डेंसर में जा रही है, ठीक है, और मैं इंसिडेंट रे पर एक नॉर्मल ड्रॉ करूं, ठीक है, इंसिडेंट रे पर एक नॉर्मल ड्रॉ करूं, तो ये किस तरफ बैंड होगी, तो ये हमारे नॉर्मल की तरफ बैंड होगी, ठीक है। अगर ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। और इसके बाद अगर डेंसर से रेयर में जा रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये मान लीजिए कि हमारी यहाँ से लाइट रे बाहर जा रही है और मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, यहाँ से ये बाहर आई, ठीक, और यहाँ पे अगर अपन नॉर्मल एंगल को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ये किस साइड होगी, इधर आएगी या इधर जाएगी, तो ये इस तरफ चली जाएगी। ये देखिए ये इस तरफ चली गई है। दैट मीन्स कि जब डेंसर से रेयर में आपकी लाइट रे जाती है तो वो अवे फ्रॉम, कहाँ जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है, ओके। तो इस तरह से हमें बेंडिंग ऑफ लाइट का फिनोमिना क्लियर हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो इससे हमने दो लॉ निकाले इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से, दैट पहला लॉ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर अ पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया इज कांस्टेंट। मतलब कि अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन करूंगी तो वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। दस इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज I एंड रिफ्रैक्शन इज R, देन साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। ये जो कांस्टेंट है उसे अपन म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होता है, स्नेल्स लॉ, बिकॉज ये स्नेल ने दिया था इसलिए इनको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का पहला लॉ क्या है, साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स टू कांस्टेंट इक्वल्स टू म्यू, ठीक है। सेकेंड, the incident ray, the refracted ray and the normal at the point of incidence point all lie in a same plane, ठीक है। ये सभी
इंसिडेंस पॉइंट पर सारे के सारे एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। क्लियर है? दैट मीन्स इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, सभी कैसे होंगे? एक ही क्या होंगे? प्लेन पर लाई करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया? यहाँ से हमें रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है, कि जब भी कोई इंसिडेंट रे एक मीडियम जैसे एयर से ग्लास में एंटर हो रही है तो वो बेंड हो जाती है, ठीक है। अब रेयर से डेंसर में जाएगी तो कहाँ हो रही है? टूवर्ड्स आपके नॉर्मल होती है। इस हिसाब से अपन इसको अब इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, और ये जो अपन ने प्रैक्टिकल है ये आप एक बार परफॉर्म करके भी देख सकते हो। क्लियर है? अब यहाँ से हमने समझ लिया कि भाई जो लाइट रे है वो बेंड हो जा रही है, लेकिन अब ये कितना बेंड हो रही है, किस एक्सटेंट पे बेंड हो रही है, तो इसके लिए आ जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, मतलब कि एक ये वैल्यू है जो कि ये बताती है कि जब भी आपकी लाइट रे वैक्यूम से किसी और मीडियम में जाती है तो वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स स्लोअर हो जाती है, ठीक है। उसका जो नंबर ऑफ टाइम्स है, ठीक, उसकी वैल्यू देता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायमेंशनलेस. इट इज अ नंबर दैट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स स्लोअर देन अ लाइट वेव वुड बी इन द मटेरियल दैट इज इन वैक्यूम. वैक्यूम के कंपैरिजन में जब ये किसी भी दूसरे मीडियम में जाएगी तो कितना स्लोअर हो जाएगी, इस कितना मतलब एट व्हाट एक्सटेंट, ठीक है, कितना ये स्लोअर हो रही है, या फिर अपन इसको ये भी कह सकते हैं कि स्लोअर होगी तो ऑब्वियस सी बात है बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो कितने एक्सटेंट पर ये बेंड होगी, कितने नंबर ऑफ टाइम्स ये स्लोअर हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी, इसको जानने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम यूज़ करते हैं। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब हमने एक रे ऑफ लाइट कंसिडर करी, मान लीजिए, जो कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जा रही है। ये है मीडियम 1 और ये है मीडियम 2। यहाँ पर ये जो रे है उसकी वेलोसिटी थी मान लीजिए v1 और दूसरे में है v2। क्लियर है? अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब देखिए, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो वो हर मीडियम में हम निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर अपने को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है मीडियम 2 का, बट किसके रिस्पेक्ट में? मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में। तो वो कैसे मिलेगा? द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम 1 टू द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम 2। अगर मीडियम 2 का निकालना है तो आप क्या करोगे? मीडियम 1 अपॉन मीडियम 2 करेंगे, एंड इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल n21, क्योंकि हाँ n21, तो यहाँ पे जिसका भी नंबर पहले लिखा होता है, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? आप उस पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो। मतलब ये पता कर रहे हो कि मीडियम 2 में जब लाइट रे आ रही है तो वो कितनी स्लो हो रही है, ठीक है। सो दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द इक्वेशन फॉर्म एज लाइक दिस। किस तरह से रिप्रेजेंट हो सकती है? क्योंकि अगर मुझे मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे? n21 इक्वल्स टू स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम 2, या फिर v1 अपॉन v2, क्योंकि v1 है स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम 1 एंड v2 मीडियम 2 की स्पीड है। क्लियर है? तो n21 अगर लिखा है दैट मीन्स कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? कहाँ आपने पता किया है स्पीड ऑफ वेलोसिटी को आपकी लाइट की? आपने पता किया है उसे मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में के लिए विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। अब आता है बाय द सेम आर्ग्यूमेंट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। मीडियम 1 का निकालने के लिए मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? मीडियम 2 के कंपैरिजन में मीडियम 1 में क्या रेशियो आ रहा है, ये देखने के लिए आप क्या करोगे? तो वैल्यू यहाँ हो जाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की n12 इक्वल्स टू स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम 1, दैट इज v2 अपॉन v1, ठीक है। इससे आपको क्या पता चल जाएगा? इससे हमें पता चल जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो इफ मीडियम 1 is vacuum or air, then the refractive index of medium 2 is considered with respect to vacuum, है ना। अगर मान लीजिए कि एक वैक्यूम है और दूसरा मीडियम कुछ और है तो क्या करेंगे? दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो उसको आप क्या कहोगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव। क्या बोल रहे हैं कि अगर मीडियम 1 वैक्यूम है देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, ठीक है। अगर वैक्यूम है और दूसरा मीडियम मान लीजिए आपका एयर है तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोलोगे आप? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
इट इज सिंपली रिप्रेजेंटेड एज N2, और उसको आप सिंपल कैसे रिप्रेजेंट करोगे, N2 से. If c is the speed of the light in air and v is the speed of the light in medium, then the refractive index of the medium is Nm, and it is given by speed of the light in air by speed of the light in medium equals to speed in the light in the medium c by v. एयर और वैक्यूम होना चाहिए, ठीक है. ये क्या हो जाएगा आपका वैक्यूम, ठीक है. चलिए हो जाती है कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक का, तो अब ये वैक्यूम है ना. तो अगर वैक्यूम और किसी और मीडियम के रिस्पेक्ट में आप स्पीड निकाल रहे हो तो उसे कैसे लिखोगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि वैक्यूम 1 अगर आप मीडियम 1 आपका वैक्यूम है तो उस केस में हम उसे क्या लिखते हैं, Nm लिखते हैं. और दूसरा ऑब्वियस सी बात है, अगर वैक्यूम है एक तो दूसरा आपका एयर ही होगा, तो एयर और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम, एंड दैट इज c by v. ठीक है. तो यहाँ से हमने क्या समझा भाई, यहाँ से हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझा. तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, द बेंडिंग ऑफ लाइट रे इज नोन एज द रिफ्रैक्शन. जब भी कोई लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाती है तो वो बेंड हो जाती है, इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं लाइट का. और सेकेंड चीज अगर बोले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो कितना बैंड हो रही है, एट व्हाट एक्सटेंट, कितने एक्सटेंट पर ये बैंड हो रही है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स ये, क्योंकि बैंड कब होती है, जब लाइट की स्पीड जो है ना वो कम या ज़्यादा हो जाए, ठीक है. तो अगर लाइट की स्पीड मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाएगी तो स्लो हो जाएगी, तो कितने नंबर ऑफ टाइम्स ये स्लोअर हो रही है, इस चीज़ को निकालने के लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज़ करते हैं. तो अगर मीडियम 2 का मुझे निकालना है तो हम क्या करेंगे, N21 इक्वल्स टू मीडियम 1 की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लाइट की वेलोसिटी मीडियम 2 में. क्लियर है. तो यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि कितने एक्सटेंट पर आपकी जो लाइट रे है वो बेंड हो रही है. अब ये जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो कि हमने एयर और वैक्यूम के बीच में निकाला है, उसको अपन सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कह सकते हैं, ठीक है. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है, वो कितना होता है 1.33. तो ये हमने मेजर करके देखा. सो दिस मीन्स दैट द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर एंड द स्पीड ऑफ द लाइट इन वाटर इज इक्वल्स टू 1.33, ठीक है. अब अगर वाटर की बात करें, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वाटर का आ रहा है कितना 1.33, तो इसको अपन दूसरा वे में भी कह सकते हैं. इसका मतलब कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, पानी का, वो किसके रेशियो से निकाला है आपने, एयर के, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पानी में अगर कोई चीज़ जा रही तो एयर से ही जा रही होगी, है ना. तो दिस मीन्स दैट द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर एंड द स्पीड ऑफ द लाइट इन वाटर, वो क्या होता है, इज इक्वल्स टू 1.33. अगर दोनों का रेशियो निकालें तो उनकी स्पीड में क्या रेशियो आएगा, 1.33. अब ऐसे ही हम अलग अलग चीज़ों के का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, जैसे कि ग्लास का कितना है 1.52, ठीक है ना. तो ये भी अपन ने क्या किया, एयर और ग्लास के बीच में निकाल लिया, ठीक है. सो यहाँ पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखे हुए हैं कुछ आपके मीडियम्स के, ठीक है. सो जैसे कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.0003, ठीक है. और आइस का, वाटर का, अल्कोहल का, केरोसिन का, यूज्ड कॉर्ड्स का, आपका ये जो टर्माइक ऑयल होता है, बेंजीन होता है, क्राउन ग्लास होता है, इन सब का आपने अलग अलग क्या किया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला हुआ है. और इसका मीडियम क्या था ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है. जैसे मीडियम मतलब कि ये मटेरियल मीडियम यहाँ पर लिखे हो, यहाँ पर भी रॉक सॉल्ट के साथ, कार्बन के साथ, रूबी के साथ, डायमंड्स के साथ, सबका हमने क्या किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला. मतलब कि एयर एक मीडियम है और दूसरा मीडियम क्या है, ये सारे, और उनके बीच में वेलोसिटी में जो रेशियो, उनका जो वेलोसिटी का रेशियो आ रहा है वो कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है. चलिए, तो यहाँ से हम क्या समझ गए, यहाँ से हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझ लिया और ये देख लिया कि जब अलग अलग मटेरियल मीडियम हो तो फिर क्या उनका रेशियो आता है. और यहाँ पर आपने एक मीडियम क्या लिया हुआ है, एयर लिया हुआ है. अब जो रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हमने समझा, ये रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ कहाँ होता है, लेंसेज में. क्योंकि लेंस क्या है, लेंस एक तरीके का ऐसा मटेरियल है, या फिर हम कहें कि लेंस ऐसे पीस से बना हुआ है जो ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके दोनों ही तरफ हम देख सकते हैं. ये जो लेंसेज हैं ये हमें
दूर का और पास का ये इफेक्ट दिखाते हैं। कहाँ दिखाते हैं? तो स्पेक्टिकल्स में। साथ ही साथ ये जो लेंसेज हैं इनका यूज़ आपने कहाँ देखा होगा? तो कभी आप वॉच मेकर के पास जाते हैं अपनी वॉचेस को रिपेयर कराने के लिए, तो उसके छोटे छोटे पार्ट्स को देखने के लिए वो जिस चीज़ का यूज़ करते हैं उस लेंस को हम क्या कहते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, वो होता है लेंस। क्लियर है? तो बेसिकली लेंस क्या है? तो लेंस इज अ पीस ऑफ एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू कर्व्ड सरफेस और बाय वन कर्व्ड एंड वन प्लेन सरफेस। लेंस क्या है? तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। मतलब ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है कि जिसके आर पार दूसरा साइड क्या है ये आप देख पाओ उसके थ्रू, उसे हम लेंस कहते हैं, उसे हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं। क्लियर है? अब लेंस क्या है? तो जिसका एक साइड जो है वो कर्व्ड हो और दूसरा साइड भी कर्व्ड हो, या फिर एक साइड आपका कर्व्ड है और दूसरा साइड फ्लैट है। ये डिपेंड करता है अलग अलग टाइप ऑफ लेंस पर। क्लियर है? ब्रॉडली हम लेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दो टाइप के हम लेंस पढ़ते हैं, एक होता है कॉनकेव लेंस, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है? कॉन्वेक्स लेंस किसे कहते हैं? जिसकी दोनों साइड की जो सर्फेसेस होती हैं ये उभरी हुई या ब्लजिंग होती है। ब्लजिंग, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? ब्लजिंग। ओके। और आपका कॉनकेव लेंस क्या होता है? जिसकी जो दोनों सरफेसेस होती हैं वो केव की तरह होती है, इस तरह से गहरी होती हैं। ठीक है? तो ये क्या है? आपका कॉन्वेक्स लेंस और ये है कॉनकेव लेंस। इनमें दोनों ही साइड की सरफेसेस कैसी है? आपकी उभरी हुई। अब ये जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस हैं ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप का इनका शेप होता है। जैसे अभी हमने एक देखा कि एक साइड हो सकता है स्फेरिकल हो और दूसरी साइड प्लेन हो, है ना? तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस है, बाय कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है, पॉजिटिव माइनस लेंस है। यहाँ पर देखिए कॉनकेव लेंस में बाई कॉनकेव भी होता है, अलग अलग टाइप के हैं। बट हमें जो फिलहाल पढ़ना है वो सिंपल हमारे जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस है उन्हीं को हमें स्टडी करना है। क्लियर है? तो भाई जो लेंस है उसके कितने टाइप हो गए? दो टाइप हो गए। अब लेंस में जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है और जो आपका कॉनकेव लेंस है उसे हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, इसका मतलब क्या होता है? कन्वर्जेंट लेंस का मतलब कि जो आपकी रे है उन्हें एक पॉइंट पर लेकर के आएगा, और डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है? जैसा हमने मिरर में पढ़ा था कि जो कि यहाँ वहाँ अलग डायरेक्शन में आपकी जो रेज हैं उन्हें पहुँचा देता है रिफ्रैक्शन के बाद। क्लियर है? तो ये दो तरीके के लेंसेज हमें पढ़ना है, बट लेंस को पढ़ें, इनसे रिलेटेड इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है इसको समझें, उससे पहले ज़रूरी है इनके टर्म्स को जानना। और उससे भी पहले ज़रूरी है कि हम पहले ये देख लें कि स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल लेंस में क्या डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि देखिए जो टर्म्स हमने मिरर में पढ़ी थी वही लगभग सेम टर्म्स जो है वो लेंस में पढ़ेंगे। ऐसा क्यों? अब मिरर का फॉर्मेशन जब हमने आपको बताया था तो हमने आपको बताया कि मिरर को हमने एक स्फीयर लिया, उसको बीच में से कट किया। जब आप इसके इस पार्ट को कलर कर देते हो, पेंट पॉलिश कर देते हो, तो ये बन जाता है कॉनकेव मिरर, और जब ये वाले पोर्शन को आप कलर कर देते हो तो ये बन जाता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। अब इसका होता है सेंटर, फोकस, ठीक है। इन सारी चीज़ों से हमने क्या करे थे, कुछ टर्म्स देखे थे, और इन्हीं टर्म्स की हेल्प से हमने अलग अलग जगह ऑब्जेक्ट को रख करके ये चेक किया था कि मिरर में उसकी इमेज कहाँ बन रही है। तो इसीलिए क्योंकि मिरर और लेंस में कुछ सिमिलैरिटीज़ है और कुछ डिफरेंस है, सिमिलैरिटीज़ तो नहीं, बस उनके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ सिमिलैरिटीज़ होंगी, लेकिन उनमें क्या डिफरेंस है चलिए ये अपन एक फटाफट से देख लेते हैं। अब स्फेरिकल मिरर, द इमेज इज फॉर्म्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मिरर में जितनी भी इमेज फॉर्म होती है वो किसकी वजह से होती है? रिफ्लेक्शन के कारण। लेंसेज में जितनी भी इमेज फॉर्म होंगी वो किसके कारण से होगी? रिफ्रैक्शन के कारण। हमने रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट भी समझा हुआ है और रिफ्रैक्शन का भी। तो रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट की वजह से जो इमेज फॉर्मेशन वो होता है वो मिरर पर होता है, और रिफ्रैक्शन के कारण लेंसेज पर होता है। क्लियर है? मतलब कि लाइट की दो प्रॉपर्टी है, या रिफ्लेक्शन करती है या रिफ्रैक्शन करती है, वो डिपेंड करता है कि कैसी सरफेस पर जा रही है। क्लियर है? अब स्फेरिकल मिरर हैज़ ओनली वन फोकस। स्फेरिकल मिरर में एक ही फोकस होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक ही स्फीयर से हम उसे बना लेते हैं, तो फोकस भी आपको एक ही मिलेगा। मतलब कि सेंटर और पोल के बीच का जो आपका पॉइंट है वो होता है फोकस, जिससे कि आपकी सारी जो रिफ्लेक्टेड लाइट्स हैं
वो होकर के जाती हैं, उसे आप फोकस कहते हैं। ठीक है, मतलब जो भी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है वो किससे होकर के जाती थी, फोकस से, और उस पॉइंट को आप फोकस कहते हो। तो इसमें सिर्फ एक फोकस होता है, स्फेरिकल लेंस में 2 फोकस होते हैं। ठीक है, इट हैज 2 फोकी। क्यों? क्योंकि इसमें 2 सेंटर होंगे। 2 सेंटर क्यों होंगे? अभी हम बताते हैं कि 2 सेंटर किस हिसाब से होते हैं, क्योंकि आप देखिए आपको एक जैसी दोनों साइड पे क्या चाहिए, सरफेसेस चाहिए है, दोनों ही कर्व्ड। अब एक स्फीयर को अगर मैं कट करूंगी लेंस बनाने के लिए, ठीक है, ग्लास के स्फीयर को, तो क्या होगा कि मुझे एक साइड तो मिल जाएगा, है ना, लेकिन अगर मुझे दूसरा साइड भी सेम चाहिए तो फिर मुझे दूसरा स्फीयर का यूज करना पड़ेगा। मतलब अगर मुझे ये साइड मिल गया, ठीक है, तो मुझे दूसरे साइड के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरे स्फीयर को इस तरह से यूज करना पड़ेगा। मतलब कि ये कुछ इस तरह से होती हैं, है ना। अब लेंस कैसे बनेगा, एक सेकेंड, लेंस आपका कुछ इस तरह से, मतलब मैंने आपको ये एक स्फीयर ले लिया, एक ये ले लिया, ठीक है, और मुझे मेरा लेंस क्या है, ये पोर्शन जो है ये लेंस है, ठीक है, और ये होता है इसका सेंटर। तो इस हिसाब से 2 स्फीयर का क्योंकि यूज कर रहे हैं तो 2 सेंटर हो जाएंगे, एक ये और एक ये, ठीक है। तो फोकस भी कितने हो जाएंगे इसके, 2। अब द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज टर्म्ड एज इट्स पोल। स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है उसको अपन उसका पोल कहते हैं, मतलब मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। तो ये जो मिड पॉइंट होता है उसको आप क्या कहते हो, इसका पोल कहते हो। द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल लेंस इज टर्म्ड एज द ऑप्टिकल सेंटर। और इसके सेंटर को आप क्या कहते हो, देखो मिरर का सेंटर कहाँ होता है, ये होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये मिरर है आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, तो इसका सेंटर ये होगा। कॉनकेव का अगर सेंटर देखा जाए तो वो क्या होगा, ये वाला, ठीक है। लेकिन अगर लेंस की बात करें तो लेंस कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। इसका सेंटर कहाँ होगा, यहाँ, और इसे क्या कहा जाता है, ऑप्टिकल सेंटर। इसके सेंटर को पोल कहते हैं, यही डिफरेंस है ना, और इसके सेंटर को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये चीजें होती क्या हैं, तो एक बार हम फटाफट से एक ओवरव्यू देख लेते हैं इन चीजों का भी। अब देखिए, सबसे पहला ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसे कह सकते हैं इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द लेंस। लेंस का जो मिड पॉइंट होता है उसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। O इज अ पॉइंट फॉर अ गिवन लेंस थ्रू विच एनी रे पासेस अनडेविएटेड, ठीक है, या एक ऐसा पॉइंट जिससे कोई भी रे जाएगी तो बिना डेविएट हुए। डेविएट का मतलब क्या होता है, अपने रास्ते से भटकना, ठीक है। अनडेविएटेड मतलब भटकेगी नहीं, जैसी आ रही है वैसी की वैसी रे पास हो रही है, ठीक है। तो दोनों ही मिरर को आप, दोनों ही लेंस को आप देख सकते हैं कि दोनों में ही क्या है, रे अगर एक पॉइंट से जा रही तो दूसरे से भी वैसे ही निकल रही। तो ऑप्टिकल सेंटर या फिर ऑप्टिकल सेंटर की अगर हम बात करें तो वो पॉइंट जो कि मिड पॉइंट होता है, एक तो आपके लेंस का, और दूसरी चीज कि उसमें क्या होती है, अगर कोई लेंस से रे पास हो रही है तो उसी पॉइंट से जाएगी और अनडेविएटेड जाएगी, ये कह सकते हैं। देन होता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस वो होती है जो कि दोनों ही आपके सरफेस के सेंटर्स को ज्वाइन करती है, ठीक है। अब इस पॉइंट को जरा समझिए। अब मैंने लेंस ड्रॉ किया तो मैंने एक स्फीयर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, एक स्फीयर यहाँ ड्रॉ कर दिया, तो जिससे मुझे कॉन्वेक्स मिल रहा है, ये देखिए, ठीक है। अब इसका सेंटर है C1 और इसका सेंटर है C2। अब इसको जो लाइन ड्रॉ करती है, इन दोनों ही सेंटर को जो लाइन मिलाती है, जो कि हमारे ऑप्टिकल सेंटर से होकर के पास होती है, जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। वहां पर भी यही होता था, सेंटर और पोल को मिलाने वाली जो लाइन होती थी प्रिंसिपल, उसे अपन इमेजिनरी लाइन, उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो इमेजिनरी लाइन जो कि C1 और C2 से पास होती है उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। C1 C2 इज अ लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द लेंस, ठीक है। ये क्या करती है, ये आपके लेंस से परपेंडिकुलर है और आपके C1 और C2 से होकर के पास होती है, ठीक है। इसे अपन C1 C2 भी कहते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं हम इस लाइन को, C1 C2, क्लियर। देन होता है प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अब फोकस कहाँ होता था मिरर के केस में, याद करिए, आपके सेंटर और पोल के बीच में। पोल क्या था, आपके मिरर का मिड पॉइंट, सेंटर और पोल के बीच का जो मिड पॉइंट होता था, ठीक है, हाफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर जो था उसे हम फोकस कहते थे। यहाँ पे फोकस क्या है, तो सेम वही चीज है कि जो सेंटर और आपके मिड पॉइंट के बीच में हो। अ लेंस हैज 2 सरफेसेस,
ठीक है, एंड हैंस 2 फोकल पॉइंट्स। अब क्योंकि भाई जितनी सरफेस उतने फोकल पॉइंट हो जाएंगे, तो यहाँ पे लेंस के कितने सरफेस होते हैं, 2 सरफेस होते हैं, तो फोकल पॉइंट भी कितने हो जाएंगे, 2 फोकल पॉइंट हो जाएंगे। द फर्स्ट फोकल पॉइंट इज एन ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर विच इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। एक फोकल पॉइंट कहाँ होगा, जहां पर आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, एक फोकल पॉइंट कहाँ होगा, जहां पर उसका इमेज जहां पर भी इनफाइनाइट में बन रही होगी। क्लियर हो गया। अब फोकल पॉइंट कहाँ होता है, तो फोकल पॉइंट जो है अभी आपको आगे एक इमेज में आपको मैं और शो करूंगी, जो कि आपके सेंटर और इस मिड पॉइंट के बीच में है। ये देखिए, ये एक फोकस और ये एक फोकस, ठीक है। एक पर ऑब्जेक्ट प्लेस होगा और एक पे आपको उसका इमेज फॉर्मेशन होगा। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे 2 फोकस होते हैं, प्रिंसिपल फोकस। अब फोकल लेंथ, यहाँ पर एक बात क्या आ जाती है, फोकल लेंथ की। तो f is defined as the distance between the optical center of a lens, किसके बीच में, defined as the distance between optical center of a lens and a point where the parallel beam of light converges or appear to converge। ठीक है, फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ आपकी, अगर अपन कॉन्वेक्स की बात करें, कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, तो जो मिड पॉइंट है, ठीक है, और आपका जो फोकस है ना, उसके डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। या फिर अपन इसे दूसरे शब्दों में इस तरह से समझ सकते हैं कि मिड पॉइंट और उस पॉइंट के बीच की लेंथ, जिससे कि आपकी सारी लाइट रे आकर के क्या होती है, कन्वर्ज होती हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, कन्वर्ज, मतलब एक जगह आकर के मिलती है उस पॉइंट पर, उस पॉइंट के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहा जाता है। अब अपर्चर, अपर्चर क्या होता है, सो इन रेफरेंस टू अ लेंस अपर्चर मीन्स द इफेक्टिव डायमीटर। ठीक है, अपर्चर क्या हो जाएगा, इसका ये जो डायमीटर है वो इन intensity of the image formed by the lens which depends on the light passing through the lens will depends on the square of the aperture। और इसी अपर्चर का ये जो स्क्वायर होता है, ठीक है, ये जो स्क्वायर होता है उसी पर इमेज का फॉर्मेशन डिसाइडेड होता है, डिपेंड करता है। ठीक है, पहली चीज अपर्चर क्या है, तो जो डायमीटर है लेंस का वही यहाँ पर अपर्चर है। सेकेंड चीज, इमेज कैसी बन रही है वो किस पर डिपेंड करेगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, विच डिपेंड्स ऑन द लाइट पासिंग थ्रू द लेंस विल डिपेंड ऑन द स्क्वायर ऑफ द अपर्चर। ठीक है, कैसा अपर्चर है और लाइट की इंटेंसिटी क्या है, उसके हिसाब से इमेज जो है वो बनती है। मतलब अपर्चर का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्लियर है। अब आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लेंसेज होते हैं जिनका जो मिडल पोर्शन होता है वो थिक होता है और जो आउटर पोर्शन है, मतलब जो एजेस के पास है, वो थिन होता है। ठीक है, उन्हें कहते हैं अपन कॉन्वेक्स लेंसेज। और कई ऐसे होते होंगे कि जिनका जो मिडिल पोर्शन है वो थिनर होता है एज कंपेयर टू एजेस, तो वो कौन से होते हैं, वो होते हैं कॉनकेव लेंसेज। क्लियर हो गया, तो क्लियर याद रखिएगा, कॉन्वेक्स लेंसेज का मिडिल पोर्शन थिकर होता है एज कंपेयर टू एजेस, एंड आपके जो केव लेंसेज होते हैं वो बीच से थिन और आउट एजेस से थोड़े से थिक होते हैं। क्लियर है, तो ये तो कुछ टर्म्स थी रिलेटेड टू कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, तब जाकर के जब आप इमेज फॉर्मेशन समझोगे तो आपको चीज़ क्लियर होगी। तो हमने किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ा, हमने ऑप्टिकल सेंटर को समझा, हमने फोकस को समझा, और हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर को समझा, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, फोकल लेंथ क्या होती है, और अपर्चर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम। अब रे डायग्राम क्या होते हैं, मतलब कि जो लाइट रे होती है उनके रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से इमेजेस को बनाना, है ना। ये हमने रे डायग्राम मिरर में भी समझा था। ये रे डायग्राम हमें किस में यूज़ करना है, रे डायग्राम का यूज़ करेंगे हम इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज में। तो पहले जैसे हमने मिरर में रूल्स समझे थे, वैसे ही रूल्स हमें लेंसेज के केस में भी समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ना रूल्स पता करने पड़ेंगे कि क्या क्या रूल्स हैं। जैसे हमने मिरर के केस में रूल समझे थे, वैसे यहाँ पर भी सिर्फ 4 रूल्स हैं जिनके साथ हम इमेज का फॉर्मेशन इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, जब भी कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो, ठीक है, अब लेंस का केस है तो इसमें 2 फोकस होते हैं, आपको पता ही है, और ये क्या है, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। तो जब भी रे ऑफ लाइट जो कि रिफ्रैक्ट हो रही है वो क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली लेंस पर जाती है, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये फोकस से होकर के पास होगी। कैसे रिफ्रैक्ट होगी, फोकस से होती हुई।
ठीक है, ये किसका केस है, ये कॉनकेव का केस है। क्लियर है। तो अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द convex lens passes through the principal focus on the other side of the lens। क्लियर है। तो लेंस के दूसरे साइड पर कैसे जाएगी रिफ्रैक्शन के बाद? अब देखिए मिरर में क्या होता था, रिफ्लेक्शन हो जाता था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन, मतलब कि जो रे है वो मीडियम, मतलब आपके मिरर से लेंस से होते हुए दूसरे साइड भी जाएगी। तो जब रे ऑफ लाइट अगर ऑब्जेक्ट्स पर जो पड़ने वाली रे है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, तो अगर उसके पैरेलल है तो किससे होकर के जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। क्लियर है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं कॉनकेव लेंस की बात करूं तो कॉनकेव लेंस में क्या होता है, तो देखिए भाई कॉनकेव लेंस क्या होता है, डाइवर्जेंट लेंस होता है, डाइवर्ट कर देता है। जैसे पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस से आती हुई लेंस पर जाएगी तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगी, डाइवर्ट हो जाएगी। बट क्योंकि रे पैरेलल आ रही है तो उसको कहाँ मिलना चाहिए, फोकस पे मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसे एक्सटेंड कर देंगे। किस साइड पर एक्सटेंड कर देंगे, जिस साइड पर ऑब्जेक्ट है। तो कहाँ पर ये आपको मिलेगी, F1 पर। ओके, तो इसीलिए इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस, किसके केस में, कॉनकेव लेंस के केस में, द रे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। इसका मतलब क्या है कि वो किस पर डाइवर्ट होगी, तो ये जो रे है वो डाइवर्ट होगी। पहली चीज तो क्या लिखा हुआ है, डाइवर्ज होगी। ठीक है, द रेज डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। किस पर डाइवर्ट होगी, उसी फोकस पर जो कि उसके जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्लियर हो गया। चलिए, तो दोनों केसेस समझ गए। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइट रे कॉन्वेक्स लेंस में जाती है तो वो F2 से होते हुए जाएगी। अगर हमने कॉनकेव लेंस लिया हुआ है तो पैरेलल आने वाली लाइट रे डाइवर्ज होगी और हम अगर उसे एक्सटेंड करेंगे तो वो F1 पर आकर के मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो ये एक केस हो गया। अब नेक्स्ट केस, अब जो नेक्स्ट केस है उसमें क्या हो रहा है कि जब हमारी जो रे ऑफ लाइट है वो लेंस पर कैसे जा रही है, लेंस पर अगर वो फोकस से होते हुए जा रही है, ठीक है, तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, अपोजिट हो गया। अगर पैरेलल आ रही थी तो फोकस से जा रही है, और अगर फोकस से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। किस केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में। कॉनकेव के केस में क्या होगा कि अगर रे ऑफ लाइट कहीं से इस पे इंसिडेंट होती है, ठीक है, इस तरह से इंसिडेंट होती है, किसी इस तरह से पैरेलल ना होकर के, ठीक है, तो क्या होगा, ये हो जाएगी, कैसी जाएगी, ये डाइवर्ज होके पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। क्लियर है। लेकिन फिर वही बात, क्योंकि ये डाइवर्ट हो रही है, डाइवर्ज हो जा रही है, तो हम इसे क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। तो ये कहाँ से होती हुई जाएगी, F2 से होती हुई जाएगी। सो अ रे ऑफ लाइट इन केस ऑफ convex lens, a ray of light passing through a principal focus after refraction, किससे जा रही है, principal focus से अगर जा रही है तो after refraction from the convex lens will emerge parallel to the principal axis। तो वो कैसे दिखाई देगी आपको, parallel to the principal axis। But in case of concave lens, a ray of light appearing to meet at the principal focus of concave lens। ठीक है, क्या लिखा है, appearing to meet। ओके, अपियरिंग मतलब कि हम ऐसा मानते हैं कि वो वहां जाकर के मिलेगी। ठीक है, तो अपियरिंग टू मीट एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो मतलब अगर इस तरह से कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है तो वो पैरेलल होती है और अपियर किस पर होगी, F2 पर। क्लियर है। ये दूसरा केस हो गया। ये बहुत हमें इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बिकॉज जब हम इमेज का फॉर्मेशन देखते हैं तो ये सारे रूल्स हमें ध्यान में रखने होते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट केस कि अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाती है तो वो उसी को ही फॉलो करेगी। ठीक है, उसी सेम डायरेक्शन में जाएगी, चाहे वो केस कॉनकेव का हो चाहे वो कॉन्वेक्स का केस हो, दोनों ही केसेस में सेम ऑप्शन है। तो अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। ठीक है, इसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा। क्लियर है। तो जैसी जा रही है वैसी ही आगे की तरफ चली जाएगी। क्लियर। चलिए, तो ये तो हो गए हमारे केसेस। अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस फॉर द डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखिए, इसको समझने के लिए, ठीक है,
पहले हम क्या करेंगे, एक छोटा सा ना आपको ट्रिक बताएंगे जिससे आपको याद रहे कि कैसी पोजीशन पे इमेज जो है वो कहाँ पर क्रिएट होती है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम क्या करें, एक छोटा सा हमने यहाँ पर हमारा कॉन्वेक्स लेंस हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब देखिए आपको ना कुछ पोजीशंस डिसाइड करनी पड़ती हैं। ठीक, जैसे हमने मिरर के केस में पढ़ा था एट इन्फिनिटी, एट और बियॉन्ड सी, एट सी, ये हमारी अलग अलग पोजीशंस थी। वैसे ही हम 4-5 पोजीशंस इसकी भी डिसाइड कर लेते हैं कि इन पोजीशंस पर हमें इमेज कहाँ कहाँ मिलेगी। ठीक है, तो एक छोटी सी ट्रिक है याद रखने के लिए कि मान लीजिए कि हमारी एक इमेज है 1 जो कि इनफाइनाइट पर है, एक है 2, इससे पहले हम 2F1 को ड्रॉ कर लें। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा F, ये हो जाएगा आपका P। ठीक है, ये हो जाएगा आपका O। क्लियर है, चलिए तो ये एक हो गया F, तो ये हो जाएगा आपका 3, ये 4, एक 5। ठीक है, तो पोजीशंस क्या क्या है, एट इन्फिनिटी एंड बियॉन्ड 2F1, एट 2F1, बिटवीन 2F1 एंड F, और एक हो जाएगी F पर। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, तो अब आपको पता है कि इसमें 2 सेंटर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको फोकस F2 मिलेगा। अगर मैं इसका नाम F1 दे दूँ तो ये हो जाएगा F2, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 2F2। क्लियर है, तो अब इमेज कहाँ बनेगी, तो आपने अगर 1 2 3 4 5 यहाँ से लिखा है तो अब यहाँ पर आपको इमेज मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी F1 पर अगर 5 है तो यहाँ पर आपको F2 पर इन्वर्टेड मतलब उल्टी 1 डैश बनानी है। अब ये क्या है अभी समझाते हैं। ये हो जाएगा आपका 2 डैश, ये 3 डैश, ये 4 डैश, और यहाँ पे 5 डैश। ठीक है, तो ये पोजीशंस है कि अगर आपका 1 पे इमेज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, 5 डैश पर। कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी, क्योंकि नीचे मैंने 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है। अगर 2 पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी आपकी, 2 डैश पर बनेगी। ठीक है, मतलब कि F2 और 2F2 के बीच में। ठीक है, 3 पर ऑब्जेक्ट है तो 3 पर ही आपकी देखिए यहाँ पर इमेज बन रही है। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज यहाँ बनेगी, और अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ बनेगी। क्लियर है, अब ये सब कहानी क्या है, ये सब पॉइंट्स क्यों याद करवा रही हूँ, तो अभी मैं फिर से आपको ये एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, अभी बस ये आपको पॉइंट्स थोड़े से याद रखना है। अब हमने क्या किया कि हमारा जो इमेज फॉर्मेशन है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, जैसा मैंने आपको बताया कि हमको 5 पोजीशंस डिसाइड रखनी है कि यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम कहाँ देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, सबसे पहले हम ये कंसिडर करते हैं कि वो इनफाइनाइट पर रखा हुआ है। ठीक है, अब इमेज बनाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लेंस बनाना पड़ेगा। लेंस बनाने के बाद आपको क्या क्या ड्रॉ करना है, आपको इसका ऑप्टिकल सेंटर ड्रॉ करना है, फोकस ड्रॉ करना है, और 2F ड्रॉ करना है। 2F क्या है, सेंटर है। ठीक है, C1 जो आपका पहले स्फीयर का सेंटर है, इसको हम 2F भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि F का फोकस की लेंथ का डबल होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2F1 या C1, हम इसको लिख दें। इसी तरीके से आपको इस साइड भी लिखना होगा। क्या लिखेंगे आप, F2 लिखेंगे और C2, दैट मीन्स F2 एंड 2F2। ठीक, अब ऑब्जेक्ट हमेशा किस साइड है, अपन लेफ्ट साइड पर कंसिडर करते हैं, तो लेफ्ट साइड पर ही ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब सबसे पहला केस कि अगर हमारी ये सारी पोजिशंस हैं तो एक कौन कौन सी पोजीशन है, बियॉन्ड 2F1, और 2F1 के बियॉन्ड मतलब कि 2F1 के बाद कोई भी पोजीशन। ठीक है, और एक पोजीशन क्या होगी, पीछे 2F1 के जस्ट ना होकर के कहीं दूर इनफाइनाइट पर। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा हुआ है तो उस केस में हम कैसी इमेज मिलेगी, तो अगर ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पर रखा हुआ है तो उसकी इमेज बनाने के लिए हमें एटलीस्ट 2 रे की जरूरत है। ठीक है, मतलब 2 रे जब यहाँ पर, ठीक है, मिरर के आपके लेंस के दूसरे साइड पर जब पहुंचेंगी तो उनको एटलीस्ट 2 रे को अगर आप कहीं पर जब मिलाओगे तो उस पॉइंट पर जाकर के आपकी इमेज बनती है। तो अब जब आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा हुआ है, ठीक है, इनफाइनाइट की कंडीशन में हम ये मान लेते हैं कि सारी लाइंस जो है वो प्रिंसिपल टू पैरेलल एक्सिस के मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। ठीक है, तो ये सारी रे कहाँ से जाएंगी, जो भी पैरेलल आ रही है वो सभी F2 से जा रही हैं, और जो रे आपके ऑप्टिकल सेंटर से जाती है उसका क्या होता है, वो जैसी आती है वैसे ही बाहर जाती है। जैसे अगर सीधी आ रही तो सीधी ही बाहर निकल जाएगी। क्लियर है ना, तो अब ये सारी रे जाकर के कहाँ मिलेगी, क्योंकि सब पैरेलल है तो ये फोकस पे जाकर के मिलेगी, मतलब F2 पे जाकर के। क्योंकि अभी जस्ट हमने रूल देखा था, रूल नंबर 1। ठीक है, क्या था वो कि अगर पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के रे तो वो रे आपके दूसरे साइड पर कहाँ पर जाएगी, फोकस से होती हुई जाएगी। क्लियर है, तो वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर यूज किया। ठीक, तो अब सारी रे कहाँ मिल रही है, F2 पर। तो जब ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पर रखा हुआ होता है तो इमेज कहाँ बनती है, इमेज बनती है F2 पर।
ठीक है, एट फोकस। ठीक, लेकिन कैसी बनेगी? तो इस केस में जो इमेज है वो रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और पॉइंट साइज होगी, इसलिए हमने यहाँ पर कुछ इमेज का साइज नहीं बताया है। क्लियर है? चलिए अब दूसरी कंडीशन, अब हमने इनफाइनाइट से उसको थोड़ा और आगे रख दिया, जस्ट या फिर थोड़ा कहीं पर दूर, कहीं पर F2 के पीछे, दैट मीन्स बियॉन्ड 2F2। ठीक, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट एक बियॉन्ड 2F। अब मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि आपको 2 रे की ज़रूरत है, तो एक हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके चलते हैं और एक और रे लेते हैं जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाती है। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो किससे होकर के जाएगी? फोकस पर जाकर के मिलेगी, फोकस से होकर के जाएगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो जैसी आती है वैसी ही चली जाती है। तो देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब आप एक निश्चित साइज का, एक डेफिनाइट साइज का एक ऑब्जेक्ट बना लीजिएगा। ठीक है, अच्छी तरीके से स्केल से बनाएंगे तो आपको बिल्कुल सही डायग्राम मिलेगा। अब आपने यहाँ पर इमेज को, ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, एक रे पैरेलल जा रही है, एक जा रही है आपके सेंटर से। अब ये दोनों जाकर के जहाँ मिलेगी उस पॉइंट पर हमारी इमेज क्रिएट होना चाहिए, तो हमने इसको पैरेलल कर दिया। ये F2 से होकर के जा रही है, ये वैसे के वैसे जा रही है। जब इन दोनों को आगे एक्सटेंड किया तो वो यहाँ पर आकर के मिल रही है। कहाँ मिल रही है? यहाँ पे। अब ये कहाँ है? एक्सिस से, अगर ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है तो उसके नीचे की तरफ आपको पॉइंट मिल रहा है। नीचे मिल रहा है, इसका मतलब आपकी ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, इन्वर्टेड, उल्टा। ठीक है, तो इस केस में जब ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड 2F रखा होता है तो जो इमेज है वो कैसी बनती है? तो ये जो इमेज है ये आपकी पॉइंट साइज इमेज, ये आपकी स्मॉल इमेज बनती है, छोटी इमेज बनती है, लेकिन रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इन्वर्टेड का मतलब मैं बता चुकी हूँ, उल्टी इमेज बनेगी, रियल बनेगी और कैसी बनेगी? स्मॉल इन साइज। क्लियर है? चलिए अब हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे लेकर के आए और हमने उसे कहाँ रख दिया? सेंटर पर या फिर 2F पर। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट 2F पर होता है तो क्या होगा लेंस के केस में? तो देखिए यहाँ पर लाइट आई, ये गई, लेंस की दूसरे साइड पहुंची। ठीक है, यहाँ से गई तो दोनों क्या होगा? पैरेलल है तो फोकस से होकर के जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर से जा रही तो जैसी आ रही है वैसी ही चली जाएगी। ठीक है, अब ये कहाँ पर आके मिलेगी? अगर मैं इनको आगे बढ़ा दूं तो ये इस पॉइंट पर आकर के मिलेगी। अब ये पॉइंट अगेन कहाँ है? इस प्रिंसिपल एक्सिस के, इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है। मतलब कि क्या, हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर बन रहा था लेकिन अब कहाँ हमें मिल रहा है पॉइंट? नीचे की तरफ। तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी यहाँ पर। और जब आप इसे मेजर करोगे तो क्या होगा? इमेज का साइज सेम होगा। क्या होगा? सेम साइज आपको मिलेगा, लेकिन कैसा? रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये 3 केस हो गए। यहाँ पर आपको कैसी मिलेगी? स्मॉल साइज इमेज मिल रही है, और कैसी मिल रही है? रियल इन्वर्टेड मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर आपको कैसी मिल रही है इमेज? पॉइंट साइज मिल रही है, एंड कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है? ओके, चल। सो नेक्स्ट इज केस नंबर 4. सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड 2F, जब हम फोकस और सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो उस केस में चलिए चेक कर लेते हैं क्या होता है। अगर मान लीजिए 2F1 और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फिर हमने क्या किया? 2 रे ली, एक को पैरेलली आप बना दीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के और एक को ऑप्टिकल सेंटर से जाता हुआ। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो किससे होकर के जाएगी? वो जाएगी फोकस से होते हुए। ये फोकस से चली गई। ठीक है, जो सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो ऑप्टिकल सेंटर से ही होकर के गुजरेगी। क्लियर है? अब ये दोनों चली गई और कहाँ जाकर के मिल रही है? ये देखिए इस पॉइंट पर। तो ऑब्जेक्ट इतना था और उसका साइज हो गया है इंक्रीज। ठीक है, तो दैट मीन्स कि जितना पास आप ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस के ला रहे हो तो आपको उतना ही बड़ा इमेज क्रिएट होके दिख रहा है। ठीक है ना? तो उसका एप्लीकेशन फिर ऐसी ही जगह पर होगा। ठीक है, तो देखिए जब ये इमेज आपकी F2, F1 और F1 के बीच में रखी होती है तो ऑब्जेक्ट का साइज कैसा होता है? तो ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो लार्ज साइज होता है, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होता है। और इमेज कैसी बनती है? रियल बनती है। और थर्ड चीज़ आपको क्या देखनी है भाई? इमेज कहाँ बन रही है? नीचे की तरफ। तो इसको आप क्या लिख दोगे? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज आपको दिखेगी, उल्टा।
ठीक है ना। चल ये केस हो गया। अब फिफ्थ केस की तरफ बढ़ेंगे कि अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है। अब हमने ऑब्जेक्ट को उठाया और F1 के ऊपर रख दिया, फोकस के ऊपर रख दिया, ठीक है। तो जब फोकस पे रखी होगी तो आप हम फिर से वही दो रे लेंगे, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और दूसरी किससे लेंगे, जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई जाएगी। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो कहाँ से जाएगी, तो वो फोकस से होती हुई गुजरेगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो सीधी की सीधी वैसे ही निकल जाएगी। तो जब दोनों को आपने देखा और अब आप क्या देख रहे हो कि यार ये यहाँ तो नहीं मिल रही, तो फिर क्या करें। तो जैसे मैथ्स में करते हैं, अजम्पशन कुछ मानते हैं कि भाई देखें कि हम इन दोनों लाइन को ज़रा गौर से देखेंगे तो क्या नज़र आएगा कि भले ही अभी ये मिल नहीं रही है लेकिन ये एक दूसरे के इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही हैं, पास आती हुई दिखाई दे रही, जैसे जैसे आगे बढ़ रही है पास हो रही, मतलब कि पास होते हुए आ रही, मतलब कहीं इनफाइनाइट पर जा कर के, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगी ज़रूर, ठीक है। तो इसका मतलब जब मिलेंगी तो कैसी इमेज क्रिएट करेंगी, तो ये इमेज क्रिएट करेगी एनलार्ज्ड, ठीक है, एनलार्ज्ड, बट अगेन ये नीचे ही कहीं जाकर के मिलेगी, तो कैसी होगी ये, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट साइड है और इमेज आपको राइट साइड पर ही मिल रही है, तो रियल मिलेगी, इन्वर्टेड मिलेगी और एनलार्ज्ड। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट केस पर। अब लास्ट केस में हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को और करीब रख दिया लेंस के, मतलब कि फोकस और हमारे इस ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दिया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है ना। अब लेंस के बहुत पास अगर आप चीज़ रख देते हो तो क्या होता है, एकदम आपको ऐसा लगता है कि कुछ दिख ही नहीं रहा, बस वो इमेज का कुछ पार्ट, आपको उस ऑब्जेक्ट का कुछ पार्ट नजर आ रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसलिए होता है क्योंकि इस केस में अगर आप देखो तो हमने वही दो लाइन ली, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक ऑप्टिकल सेंटर से जाती हुई, तो हमने जब इनको देखा तो ये दोनों ना जब गुजर रही है तो एक दूसरे से आगे बढ़ते बढ़ते ना दूर होती जा रही, दैट मीन्स कि यहाँ पर राइट साइड में तो ये कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसको इस साइड एक्सटेंड करेंगे तो आपको कहाँ मिलेंगी, ये यहाँ मिलेगी। इसका मतलब इस केस में हाईली एनलार्ज्ड इमेज बनती है और सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बनती है, मतलब जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा उसी साइड पर बनेगी। और दूसरी सी चीज़ क्या होगा, दूसरी चीज़ ये कि ये वर्चुअल होगी और इरेक्ट, हाईली एनलार्ज्ड, क्लियर है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो यही एक ऐसा केस है जब हमने फोकस और एंगल ऑफ ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ये हाईली एनलार्ज और इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। अब ये तो हम इमेज के फॉर्म में सीख गए हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम हमारे टेबल फॉर्मेट में। तो टेबल फॉर्मेट में ये सारी पोजीशंस के साथ में हमने बताया हुआ है कि इमेज कहाँ पर रखी हुई है, इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी और उसका नेचर क्या होगा। तो जब हमारा जो इमेज है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट पर होता है तो इमेज जो है वो फोकस पे बनती है, F2 पर बनती है। उसका जो साइज़ है वो हाईली डिमिनिश्ड या बहुत पॉइंट साइज्ड होता है और उसका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, क्लियर है। फिर हमने उसे 2F1 के बियॉन्ड रख दिया, मतलब 2F1 के पीछे कहीं रख दिया, तो कैसी इमेज बनेगी, कहाँ बनेगी, तो बिटवीन F2 एंड 2F2 बन रही है, ठीक है, डिमिनिश्ड हो रही है, रियल इन्वर्टेड हो रही है। तो ये सारे केसेस हमने देखे। बस एक केस एक ऐसा है जब आपने फोकस के और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर अगर ऑब्जेक्ट आप रखते हो तो वो कैसा होता है, एनलार्ज्ड होता है, और दूसरी चीज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना। तो ये सारी चीज़ें अपन समझ गए। और उन सारे स्टूडेंट्स को जिनको ये चीज़ याद रखनी है, कोई एक ट्रिक से अगर हमको याद हो जाए चीज़ें, और ये सब चीज़ें अगर नहीं समझ में आ रही है कैसे याद रखें या हम कभी भूल जाएंगे, तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक एक बार फिर मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिए, इसको एक ड्रॉ करने का तरीका जो आपको हमेशा ही याद रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में कई बार होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं चीज़ों को लेकर के, तो कंफ्यूजन ना हो और हमें एग्जैक्ट पोजीशन पता हो कि किस साइड पर हमारी इमेज क्रिएट होगी। तो आप क्या करिए, आपको बना देना है एक पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस और इस तरह से आपको बना देना है आपका लेंस, ठीक है। अभी थोड़ा सा आप और प्रॉपर तरीके से बना लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा लेंस,
ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब ये बीच वाला पॉइंट क्या होता है, ओ, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ये होता है हमारा 2f1 या फिर हम इसको क्या कहते हैं, सेंटर, जिस स्फीयर से हमने इसका एक साइड लिया हुआ है वो, ठीक है। सिमिलरली इस साइड पर क्या होता है आपका C2 होता है, जिसे आप क्या लिख सकते हो, 2f2। अब ये f क्या है, तो इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट जहाँ पर सारी रेज आकर के आपकी मिलेगी, कन्वर्जिंग मिरर है ना, कन्वर्जेंट है ये, ठीक है। तो ये हो गया f1 और ये f2। ये 2f2 क्यों होता है, बिकॉज ये डबल होता है f2 के। दैट मीन्स क्या, इसका मतलब ये कि क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो अगर यहाँ की डिस्टेंस और यहाँ की डिस्टेंस इसके डबल होगी ना, ये OF क्या होगा, आपका फोकल लेंथ होगा, ठीक है। तो फोकल लेंथ का जस्ट डबल होता है C2, है ना, उतनी लेंथ पर ये होता है, डबल कर दो मतलब इसकी लेंथ को, तो इसलिए अपन उसको 2f2 लिखते हैं। क्लियर है। चलिए अब हमको क्या करना है, हमें तो इमेज फॉर्मेशन देखना है, अभी ये सब तो हमें पता है, क्लियर है। तो आप कैसे करोगे, 1 2 3 लिख दीजिए, ये हो गया 1 2 3 4 5 और एक ही अलग 6, ठीक है ना, उसको अभी बाद में देखेंगे। अब 1 2 3 4 5 का मतलब क्या है, ये क्या है, ये सभी आपकी पोजीशंस है, ठीक है। किसकी पोजीशंस है, ऑब्जेक्ट की, याद रखिएगा, है ना। इनको क्या क्या कहते हैं, यह हम अभी बता चुके हैं आपको। ये क्या होगा, एट इन्फिनिटी, ठीक है। ये क्या है, बियॉन्ड 2f1, ये हो जाएगा एट 2f1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, बिटवीन 2f1 एंड f1, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, फिफ्थ वाली आपकी एट f1 और सिक्स्थ वाली क्या हो जाएगी, बिटवीन f1 एंड O, उसको बाद में देखेंगे। तो अब इस अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज कहाँ कहाँ बननी चाहिए, तो ज़रा जल्दी फटाफट से देख लेते हैं। तो इसकी इमेज बनेगी, ये हो जाएगा 1 डैश, ये होगा 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश। अब देखो पढ़ोगे कैसे, कैसे समझोगे, इन्फिनिटी पर है तो कहाँ बन रही है, फोकस पे बन रही है, नीचे सारे नंबर लिखे हुए हैं, इसका मतलब उल्टी इमेज बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है और सब में रियल बन रही है, ठीक है ना। 2 पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो 2 डैश, दैट मीन्स f2 और 2f2 के बीच में यहाँ पर कहीं पर आपकी इमेज जो है वो क्रिएट होगी। एक सेकेंड, ये हो गया आपका f2, ठीक है, और इमेज 1 डैश यहाँ, 2 डैश यहाँ, तो f2 और 2f2 के बीच में बनेगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, एट C1, तो कहाँ पे बनेगी, आपके एट C2 पे बनेगी। सेम साइज का बनेगा लेकिन इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। अगर इनके बीच में है, C1 और F1 के बीच में है, 2F1 और F1 के बीच में है, तो यहाँ पर इमेज बनेगी, दैट मीन्स 2F2 के बाद में कहीं, ठीक है। सारी इमेज कैसी होंगी, तो जितना पास ऑब्जेक्ट होगा उतनी एनलार्ज, और जितना दूर है ऑब्जेक्ट तो उतनी डिमिनिश्ड। तो देखो यहाँ पे इनफाइनाइट है, दैट मीन्स डिमिनिश्ड बनेगी। 2 पे क्या होगा, स्मॉल साइज, 3 पे कितना, सेम साइज, 4 पे कितना, लार्ज, 5 पे कितना, एनलार्ज। अब आ जाती है 6th पोजीशन। 6th पोजीशन मतलब F1 और O के बीच में, तो यहाँ पे कहाँ बनती है, इसी साइड इनफाइनाइट पर कहीं जा कर के बनेगी। और कैसी है इमेज, कैसी बनाई हुई है मैंने, ऊपर की तरफ, दैट मीन्स कि इरेक्ट होगी, सीधी होगी, लेकिन वर्चुअल। तो ये एक ट्रिक है क्या याद रखने की, कि इमेज कहाँ कहाँ बनती है, तो उस हिसाब से फिर आप 2 रे लेकर के उसको अच्छी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो भाई ये तो याद रखने के लिए है, बाकी समझने के लिए भी हमने आपको चीज़ें समझा दी है, क्लियर है। तो ये हमने क्या देखा, ये हमने देखा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना, जिसमें इतने सारे केसेस हैं। अब बारी आती है आपके कॉनकेव लेंस की। तो कॉनकेव लेंस में 2 ही केसेस होंगे। हर केस में क्या होता है, इसमें छोटी ही इमेज बनती है, बस अगर इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट रखा है तो पॉइंट साइज बनेगी, और अगर हमने O और ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में रख दिया कहीं पर, बहुत दूर कहीं, तो छोटी बिल्कुल आपकी पॉइंट साइज, और अगर थोड़ा पास में आप लेकर के आते हो ऑप्टिकल सेंटर के बीच और इन्फिनिटी के बीच में, तो ये कैसे बनाएगी, तो ये आपको पॉइंट साइज या स्मॉल इमेज दे देगा, ठीक है। तो चलिए इसके दोनों ही केसेस देख लेते हैं। तो अगर इनफाइनाइट पर कहीं पर हमने इमेज को रखा हुआ है तो ये क्या होगी, दोनों लाइन इससे पैरेलल होती हुई जाएंगी, ठीक है। तो पैरेलल गई, तो पैरेलल होने के बाद क्या होता है कॉनकेव लेंस के केस में, ये इस तरह से, क्योंकि डाइवर्जेंट लेंस है ये, तो इस तरह से डाइवर्ट करेगा। हम उसको क्या करते हैं, एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि पैरेलल आ रही है तो फोकस पे मिलेगी। अब ये वाले इस साइड फोकस पे तो नहीं मिल सकती, तो जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड के फोकस पे हम इसे मिलाते हैं। तो मतलब कि क्या हो रहा है, जहाँ ऑब्जेक्ट है
वहीं पर ही इमेज बनेगी। मतलब किस साइड? लेफ्ट साइड ही इमेज बनेगी। तो कैसी बनेगी ये? इरेक्ट, सीधी और वर्चुअल, है ना। लेकिन बस साइज कैसा हो जाएगा? पॉइंट साइज। क्लियर है? पॉइंट साइज इमेज बनेगी। अब हमने क्या किया, उसे यहाँ पर कहीं पर ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, मतलब कि आपके बिटवीन इनफाइनाइट एंड ऑप्टिकल सेंटर कहीं पर भी, है ना, यहाँ पर हमने रख दिया। अब देखिए हमने वही दो केसेस लिए, एक तो आपके पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के और एक आपके ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई जाएगी। तो ऑप्टिकल सेंटर वाली क्या होती है? जैसी आती है वैसे निकल जाती है ना, ये पास कर देता है उसे। पैरेलल जो जाती है वो डाइवर्ट होगी, है ना। तो डाइवर्ज क्योंकि ये हो जाती है इसलिए हम इसको एक्सटेंड करेंगे। इसको एक्सटेंड किया और ये तो लाइन जा ही रही है, तो ये कहाँ आकर मिल रही है? यहाँ पे। तो देखिए थोड़ी छोटी इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा और इमेज इतनी छोटी बन रही है, ठीक है। तो इसका मतलब इरेक्ट है और वर्चुअल है। और वर्चुअल क्यों है? क्योंकि जहाँ ऑब्जेक्ट है वही इमेज बन गई, तो वर्चुअल हो गई, ठीक है। और कैसी है? स्मॉल साइज की, ठीक है। तो इसके दो ही केसेस हैं जो कि आपको याद रखना है। कौन कौन से केसेस हैं? तो भाई इनफाइनाइट पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है? फोकस पे बनती है, ठीक है। ये देखिए फोकस पे आपकी इमेज बन रही है। और कैसी बन रही है? हाईली डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज, तो हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज। एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब कि वर्चुअल इरेक्ट होगी तो छोटी साइज में है तो काफ़ी हम उसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। फिर आ जाती है बिटवीन इनफाइनाइट एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस लेंस। तो कहाँ बनेगी? बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ये देखिए फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर ये बन रही है इमेजेस की। प्लस कैसी बन रही है? डिमिनिश्ड है, काफ़ी छोटी है, वर्चुअल और इरेक्ट है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमने क्या समझ लिया? इमेज फॉर्मेशन। अब बारी आती है क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस में आपको मिरर लेंस फॉर्मूला पूछा जाता है, पावर ऑफ लेंस पूछी जाती है और मैग्नीफिकेशन पूछा जाता है। इसके लिए हमें क्या करना होता है? हमें सबसे पहले तो फोकल लेंथ के बारे में पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट की लेंथ हमें पता होना चाहिए, इमेज की लेंथ हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट हमेशा किस साइड पर होता है? आपका लेफ्ट साइड पर होता है। लेफ्ट साइड मतलब कि जो हम लेंस लेते हैं उसे कन्वेंशनली हम क्या मानते हैं कि वो लेफ्ट साइड पर है, ठीक है। और जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो लेफ्ट या राइट कहीं भी हो सकता है। अब जो इमेज की हाइट है वो क्या होती है? तो आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्ट तो हमेशा आपका कैसा रखा होता है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, लेकिन उसकी इमेज कहाँ बनती है? आपको नीचे भी मिल जाती है, ऊपर भी मिल जाती है ना। तो ये ऊपर नीचे कहाँ मिलती है? एक स्पेशल केस में मिलती है या फिर कॉन्केव लेंस के केस में, है ना। आप देखते हो कि भाई इमेज कहाँ बनती है? नीचे की तरफ बनती है। और किस साइड पर बनती है उससे मतलब नहीं, नीचे ऊपर। तो जब ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो ऊपर है या नीचे है, या फिर हम ये देख रहे हैं कि आपका जो इमेज है वो किस साइड बन रहा है, तो उसका हमें साइन अलग अलग लेना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें निकालनी होती है लेंथ, ठीक है। तो फोकल लेंथ क्या होती है? ओ से F1 तक की दूरी को आप क्या कहते हो? फोकल लेंथ कहते हो। इसी तरीके से ओ से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है उसको आप क्या कहते हो? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट की लेंथ कहते हो, जिसे हम किसी यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरीके से जहाँ इमेज बन रही है तो आपका ओ से इमेज की जो डिस्टेंस है वो हमारी इमेज डिस्टेंस कहलाती है, इमेज लेंथ कहलाती है, जिसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? आपसे ये पूछेंगे कि आपको फोकल लेंथ दी हुई है, ऑब्जेक्ट की लेंथ दी हुई है और आपको इमेज की लेंथ निकालनी है। तो हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है, लेंस फॉर्मूला। उसकी मदद से हम ये निकाल लेंगे। मैग्नीफिकेशन अगर आपको निकालना है कि किस एक्सटेंट पर कोई पर्टिकुलर लेंस मैग्नीफाई कर पा रहा है, तो उसको हम मैग्नीफिकेशन के थ्रू निकालेंगे। उसका भी फॉर्मूला होता है H'/H, मतलब कि इमेज की हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट, ठीक है। तो अब उसमें अब हर बार फॉर्मूला सेम तो नहीं होगा, क्योंकि कॉन्केव लेंस भी है, कॉन्वेक्स भी है, और अलग अलग पोजीशन पे आपको अलग अलग तरीके की इमेज मिलती है। मतलब कि इसमें भी कुछ चेंजेस होता है। तो क्या चेंज होता है? तो साइन का चेंज होता है ना। तो हम किसको फॉलो करेंगे? हम फॉलो करेंगे कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है, ठीक है ना। अब जब आपने नॉर्मल अपन ग्राफ डिज़ाइन करते हैं तो आप क्या लेते हो? ये आपका ओरिजिन है, इस साइड पर हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं और यहाँ पर हम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो इसी के रूल के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है आपका, अगर हाइट उसकी ये है तो आप उसको क्या लोगे? तो ये किस एक्सेस पे आएगी? इस एक्सेस पे आप कंसिडर करोगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग कैसी होगी? पॉजिटिव। अगर नीचे ऑब्जेक्ट बन रहा है तो इसके अकॉर्डिंग, मतलब इसका जो टिप है वो नीचे साइड आ रहा है, इसका मतलब कि कहाँ पर बन रही है? ये नेगेटिव एक्सेस पे, तो आप इसको क्या लोगे? नेगेटिव लोगे। अब ऑब्जेक्ट क्योंकि आपका लेफ्ट साइड पर है तो लेफ्ट के साइड पर
लेफ्ट साइड पर आप क्या लेते हो, नेगेटिव वैल्यू लेते हो, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर यहाँ पर बन रहा है इमेज तो उसको आप पॉजिटिव लोगे। क्लियर है? तो ये होता है आपका कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, और इसी के अकॉर्डिंग हम हमारे लेंस में भी ये कन्वेंशंस लेते हैं। आप देखो, अगर अपन जैसे कॉनकेव लेंस की बात करें तो कॉनकेव लेंस में डिस्टेंस ऑन द लेफ्ट टू द ओरिजिन, ठीक है, ऑफ द ओरिजिन नेगेटिव लेना है, डिस्टेंस ऑन द राइट ऑफ द ओरिजिन पॉजिटिव लेना है। ठीक है, अगर इमेज आपकी लेफ्ट साइड पे बन रही है तो आप उसको नेगेटिव लोगे। ठीक है, राइट साइड पर इमेज है तो हम उसे पॉजिटिव लेंगे। ऑब्जेक्ट अगर आपका लेफ्ट साइड पर है तो नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव ही लेते हैं अपन ऑब्जेक्ट को। अब अगर ऊपर की तरफ हाइट आ रही है, अबव हाइट आ रही है तो पॉजिटिव, और नीचे उल्टा अगर बन रहा है इमेज तो आप उसे नेगेटिव लोगे। सिमिलरली हमारे कॉन्वेक्स लेंस के साथ में है, तो कॉन्वेक्स लेंस में भी वही सेम चीज़ है। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज लेफ्ट साइड पर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट साइड पर ही होगा, आप उसे क्या लोगे, नेगेटिव। और अगर इमेज आपकी राइट साइड पे बन रही है तो पॉजिटिव हो जाएगी उसकी लेंथ। हाइट का क्या है, तो एच डैश की वैल्यू, एच डैश क्या होता है, इमेज की हाइट, एच क्या होती है, ऑब्जेक्ट की हाइट। अब ऑब्जेक्ट तो ऊपर ही रहेगा तो पॉजिटिव ही लेंगे, लेकिन इमेज कभी इन्वर्टेड और वर्चुअल, इन्वर्टेड और डायरेक्ट दोनों बन सकती है, तो नीचे की तरफ होगी तो आप क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। अब भाई अगर मैं बात करूं कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस में हमेशा क्या होता है, हमारी जो इमेज है वो किस साइड पर बनती है, हमारी जो इमेज है वो इसी साइड बनेगी। ठीक है, ऊपर की तरफ ही बनेगी, तो मतलब उसको अपन पॉजिटिव ही लेंगे। लेकिन कॉन्वेक्स के केस में क्या होता है, कॉन्वेक्स के केस में सारी पोजीशंस में सिर्फ एक्सेप्ट वन, आपके जो फोकस और पोल के आपके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जो रखी होती है ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज कहाँ बनती है, सिर्फ वही ऊपर की तरफ मतलब इरेक्ट होती है और इस साइड बनती है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन हमें क्या करना होता है, हमें फॉर्मूले में वैल्यू रखनी होती है। ठीक है, अब देखिए इसका डेरिवेशन आपको भी 10th क्लास के एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा है, और ये वन शॉट रिवीजन है, इसलिए अभी हम इसमें डेरिवेशन को नहीं कंसिडर कर रहे हैं, हमें सिर्फ फॉर्मूले से मतलब है, क्योंकि इसी पर बेस्ड हमारे न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है ना, आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करवा दूंगी रिलेटेड टू लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन एंड लेंस पावर। ठीक, अभी सिर्फ आप फॉर्मूला देखते चलिए। तो सबसे पहला है आपका लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। ठीक है, मिरर फॉर्मूला याद रखिए, उसमें प्लस होता है, लेंस फॉर्मूला में माइनस हम लेते हैं। यहाँ पर f है फोकल लेंथ, v क्या है इमेज का डिस्टेंस, u क्या है आपके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ठीक है, अब ये देखिए कॉनकेव लेंस के लिए जो आपका फोकस लेंथ होगा वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, कॉन्वेक्स के लिए ये पॉजिटिव होता है। ठीक, ये कैसे समझ में आया हमें, तो देखिए, तो हमने सबसे पहले जब आपको रूल समझाए थे तो इस रूल नंबर 1 देखें। जब हमारी जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल की रेज जो जा रही हैं तो वो कहाँ पर मिल रही है, फोकस पे। तो मतलब कहाँ पर जाकर के मिल रही है, फोकस पे। किस साइड पे मिल रही है, तो अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन रूल के अगर अपन देखें तो ये आपको राइट साइड में दिख रही हैं। ठीक है, अगर राइट साइड में है तो हम इसको कैसा लेंगे, हम इसको पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब अपन कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कॉनकेव लेंस में अगर लाइट आपकी पैरेलली जा रही है तो वो डाइवर्ज हो जाएगी, और डाइवर्ज के लिए हम इसको पीछे की तरह एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि पैरेलल आएगी तो उसे फोकस पे ही मिलना है, लेकिन यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगी, डाइवर्ट होगी, डाइवर्ट हो जाएगी। अब क्या होगा, तो हम क्या करें, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे और इस फोकस पर लेके आएंगे। तो कहाँ पर मिल रही है, यहाँ वाले फोकस पे, और ये किस साइड पर है, लेफ्ट साइड पर। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी। ठीक है, इस केस में ये हो जाएगी। तो अब ये किस साइड पर रिप्रेजेंट कर रही है, आपके राइट साइड पर, और ये लेफ्ट साइड पर। तो इसी के कारण हमने क्या लिखा हुआ है कि जो कॉनकेव लेंस है उसमें हम नेगेटिव लेते हैं। क्या लेते हैं, जो आपकी फोकल लेंथ है उसे आप नेगेटिव लेते हो, और कॉन्वेक्स लेंस के केस में आप पॉजिटिव लेते हो। तो रीज़न समझ में आ गया, क्योंकि इसका जो फोकल है वो कहाँ पे मिलेगी, मतलब पैरेलल रेज कहाँ पे मिलेगी आपके कॉन्वेक्स के केस में। कॉन्वेक्स के केस में ये जो आपकी लाइंस हैं ये इस वाले पॉइंट पर, इस वाले फोकस पर जाकर के मिलती हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका केव है, कॉनकेव की बात करोगे तो कॉनकेव के केस में ये डाइवर्ज हो जाएगी। तो हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, ये आपके F1 पे आकर के मिलती है ना। तो ये इस साइड की फोकल लेंथ आपको लेनी पड़ेगी है, और इसे इधर साइड की आपको लेनी पड़ेगी। तो ये कौन सा साइड है, ये आपका राइट साइड है, ये आपका लेफ्ट साइड है। कार्टेशियन के अकॉर्डिंग राइट और लेफ्ट, राइट पर पॉजिटिव और लेफ्ट पे आप नेगेटिव लेते हो। और ऊपर और नीचे, ऊपर है ऐसा साइन है
तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव, ठीक है। तो इसलिए ये फॉर्मूले में आपको ये याद रखना है। फोकल लेंथ क्या होगी आपकी, कॉनकेव के लेंस में नेगेटिव और कॉन्वेक्स के केस में पॉजिटिव हो जाएगी। अब आ जाता है मैग्निफिकेशन, है ना। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द इमेज फॉर्म्ड टू द एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, आप ऐसे याद रख लीजिए। तो रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द मैग्निफिकेशन, कि कितने एक्सटेंट तक कोई चीज़ मैग्नीफाइड आपको दिख रही है, ठीक। सो इमेज जो रहती है हाइट की, उसको अपन आई से और ऑब्जेक्ट की हाइट को ओ से, या फिर इसको हम एच डैश अपॉन एच से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें भी देखिए आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा किस साइड पर होगा, चाहे आपका कोई भी आप लेंस की बात करो, आपको कहाँ मिलता है ऑब्जेक्ट, ऐसा मिलता है, ठीक है। किस साइड पे मिलता है, आपको इस साइड पे मिलेगा। और दूसरी चीज़ कैसी रहेगी, इसका पॉइंट ऊपर की तरफ रहेगा, तो इसको आप पॉजिटिव लोगे। लेकिन इमेज कैसी बन सकती है, तो इमेज आपको कहाँ कहाँ मिलती है, इमेज आपको यहाँ भी मिलती है, यहाँ भी मिलती है, और यहाँ भी इमेज मिलती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू उसकी पोजीशन, ठीक है, या ऊपर है या नीचे बन रही है, तो अगर ऊपर है तो पॉजिटिव, और अगर नीचे बन रही है तो आप क्या लोगे, उसे आप नेगेटिव लोगे, सिंपल, ठीक। चलो, तो ये तो हो गया आपका मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। अब आ जाते हैं लेंस पावर पे। तो लेंस की पावर का यूज़ कहाँ होता है, तो अब देखिए आपको पता है ना कि आप लोगों से पूछते हैं कि आपको स्पेक्स लगे हुए हैं तो क्या पावर है उसकी, है ना। तो ये पावर वही डिसाइड करती है कि कितने पावर का पर्टिकुलर लेंस लगा हुआ है किसी व्यक्ति को, तो वो क्या होती है, तो पावर इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है पावर, और ये पावर क्यों हमें रिक्वायरमेंट होती है इसकी, या फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल हम समझ गए कि पावर होती है, लेकिन ये कैसे हो जाता है, कैसे समझ में आता है कि किसी व्यक्ति को कम फोकल लेंथ की ज़रूरत है, किसी को ज़्यादा की है, ठीक है, कितने पावर, मतलब किसी को कम पावर की ज़रूरत है, किसी को कम पावर ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, तो ये क्या है ना। तो हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपको ये ह्यूमन आई के बारे में हम समझाएंगे और बताएंगे कि लोगों में ये आई से रिलेटेड डिसीजेस कौन कौन से होते हैं और उनको ओवरकम करने के लिए हम किस तरह का लेंस जो है वो यूज़ करते हैं, तो वो हमें नेक्स्ट चैप्टर में देखना है, ठीक है ना। अभी सिर्फ लेंस पावर अगर आपसे निकालने के लिए बोला जाए, ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगी, हम इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है 1/f, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1/f, एंड इट इज़ नेगेटिव फॉर कॉनकेव एंड पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंस। अब ये अगेन देखिए कॉनकेव के लिए नेगेटिव क्यों है और पॉजिटिव आपके कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्यों है, तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसका रीज़न समझाया था, ठीक है। चलिए, अब ये तो हो गया आपका क्या, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन एंड लेंस पावर, ठीक, जो कि आपके न्यूमेरिकल के से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब इसका यूज़ भी आपसे पूछा जा सकता है कि लेंसेज के एप्लीकेशंस बताइए, उनके यूजेस क्या क्या है। तो चलिए अब हम ये देखते हैं। तो भाई ये जो लेंसेज हैं इनका यूज़ आपको, जैसा मैंने आपको बताया, आई साइट आपकी वीक है तो उसके लिए अलग अलग डिफरेंट टाइप का आप लेंस यूज़ कर सकते हो। तो कहीं पर कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों ही लेंसेज का यूज़ होता है, इसलिए आई ग्लासेस में हम इसका यूज़ करते हैं टू करेक्ट द नियर साइडेंस जो होती है उसको सही करने के लिए हम कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। प्लस बाइनोकुलर और टेलीस्कोप में हम इसका यूज़ करते हैं, कैमरा में यूज़ करते हैं, फ्लैश लाइट्स में हम कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। क्लियर है, क्योंकि कॉनकेव लेंस का फ्लैश लाइट्स में क्यों यूज़ किया जाता है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये लाइट को डाइवर्ट कर देगा, फैला देता है, तो फ्लैश लाइट में हम वैसी ही लाइट्स का यूज़ करेंगे, ठीक है, इसलिए क्योंकि ये क्या है, एक डाइवर्जेंट लेंस है। अब बारी आती है कॉन्वेक्स लेंस का। तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लासेस में, आई ग्लासेस, कैमरा और माइक्रोस्कोप्स में करते हैं। तो ये तो थे कुछ यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, और यहाँ पर हम खत्म करते हैं पार्ट 2 ऑफ आवर चैप्टर नंबर 1, दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। पार्ट 1 में हमने आपको स्फेरिकल मिरर के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में और इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर समझाया था। इस पार्ट 2 में आपने समझा है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेस, क्लियर है, एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। अब इस रिलेटेड न्यूमेरिकल वीडियो देखने के लिए और नेक्स्ट चैप्टर के वन शॉट रिवीजन के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्टेप अप एकेडमी, एक ऐसा चैनल जिस पे आपको 6 to 12 तक के सारे ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि क्लैट, CUET, JEE, नीट, AITT, इन सभी के भी वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। आप ये सारी जानकारी, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट दैट इज stepupacademy.ind.in के थ्रू भी देख सकते हैं। तो जुड़े रहिए स्टेप अप एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच।